हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर हाजिर हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जब किसी महिला की ससुराल में शादी के 7 साल के अंदर अननेचुरल डेथ हो जाती है तो पति और ससुराल के अन्य लोगों के विरुद्ध 498 ए के साथ साथ 304 बी में एफआईआर दर्ज हो जाती है। हाँ दोस्तों, पत्नी के साथ क्रूरता किए जाने और क्रूरता को लेकर के उसकी डेथ किए जाने यानी डाउरी डेथ की एफआईआर दर्ज हो जाती है। आज का ये मैं जो जजमेंट लेकर के आया हूँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, इस मामले में 498 ए के साथ 304 बी की धारा नहीं लगाई गई, डाउरी डेथ की धारा नहीं लगाई गई, बल्कि 304 बी के स्थान पर 302 आईपीसी 302 इंडियन पेनल कोड यानी मर्डर की धारा लगाई गई है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। अगर आप एडवोकेट हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यह रूलिंग आपके अपने मुकदमों में प्रैक्टिस के दौरान बहुत काम आएगी। और अगर आपका इस तरीके का कोई मुकदमा कोर्ट में चल रहा है, आपके जानने वालों का चल रहा है, तो भी यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपके काम आएगा। इसलिए साथियों, जुड़े रहे आखिरी तक, वीडियो को पूरा देखें, देखते हैं कि पूरा मामला क्या था, केस के फैक्ट क्या थे और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फाइनली किस तरीके की बात कही गई है। दोस्तों, इस मामले में जो केस के फैक्ट थे, ये महाराष्ट्र का मामला था। यह आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई जाती है कि महिला के साथ तमाम छोटी छोटी बातों को लेकर के उसको टॉर्चर किया जाता है। पति के द्वारा अक्सर कहा जाता है कि तुम्हारे रहते हुए मैं दूसरी शादी कर लूँगा, बेटा पैदा क्यों नहीं हुआ, इस तरीके के ताने दिए जाते हैं। और टॉर्चर करने के साथ साथ एक दिन पति और उसकी बहन के द्वारा यानी नंद के द्वारा मिट्टी का तेल डाल करके आग लगा दी जाती है। इस तरीके के आरोप लगाते हुए एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है और उस महिला की इलाज के दौरान मृत्यु हो जाती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इलाज के दौरान जो मृतक महिला थी उसके 2 डाइंग डिक्लेरेशन नोट किए जाते हैं। हाँ दोस्तों, डाइंग डिक्लेरेशन यानी मृत्यु के पहले दिया गया बयान बहुत ही महत्वपूर्ण एविडेंसरी वैल्यू रखता है। साक्ष्य में बहुत ज़बरदस्त महत्व होता है डाइंग डिक्लेरेशन का। सेक्शन 32 इंडियन एविडेंस के तहत डाइंग डिक्लेरेशन नोट किया जाता है। पहला डाइंग डिक्लेरेशन इलाज के दौरान अस्पताल में डॉक्टर के द्वारा नोट किया जाता है और दूसरा डाइंग डिक्लेरेशन स्पेशल मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा नोट किया जाता है। हाँ साथियों, और इन दोनों डाइंग डिक्लेरेशन होने के बाद भी ट्रायल कोर्ट इन डाइंग डिक्लेरेशन पे विश्वास नहीं करता और संदेह का लाभ देते हुए, बेनिफिट ऑफ डाउट का लाभ देते हुए अभियुक्तों को बरी कर देता है, यानी एक्विटल का आदेश पारित कर दिया जाता है, सभी को दोष मुक्त कर दिया जाता है। इस आदेश के खिलाफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा ऑनरेबल मुंबई हाई कोर्ट के समक्ष अपील दाखिल की जाती है, गवर्नमेंट अपील। गवर्नमेंट अपील की सुनवाई करते समय ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि डाइंग डिक्लेरेशन के सोल बेसिस पर यानी अकेले डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पर सजा की जा सकती है और इस मामले में डाइंग डिक्लेरेशन में ऐसी कोई स्थिति नहीं है या ऐसी कोई बात नहीं है जिस पे कि विश्वास ना किया जाए। और ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट के द्वारा पलट दिया जाता है, यानी जिन मुलजिमों को ट्रायल कोर्ट ने, जिले की अदालत ने, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया था, उन मुलजिमों को हाई कोर्ट के द्वारा कन्विक्शन सजा कर दी जाती है। अब इस मुंबई हाई कोर्ट के सजा के फैसले के खिलाफ ससुराल पक्ष के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल की जाती है। 2 क्रिमिनल अपील दाखिल की जाती हैं। क्रिमिनल अपील नंबर 694 एंड 695/2011। साथियों, जो केस था संपत बाबसो काले वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 2011 की अपील थी, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में 2019 में फाइनली इसकी सुनवाई हुई है और 19 में इस केस का जजमेंट आया है। सुप्रीम कोर्ट दोनों डाइंग डिक्लेरेशन को गंभीरतापूर्वक देखता है, पूरे फाइल में सारे एविडेंसेस का को एनालिसिस करता है।
डाइंग डिक्लेरेशन में, दोनों डाइंग डिक्लेरेशन में जो सबसे पहली बात कंट्राडिक्शन था कि टाइम का वेरिएशन था। पहले डाइंग डिक्लेरेशन में 12:30 बजे मिट्टी का तेल डाल करके आग लगाने की बात कही जाती है, और दूसरे डाइंग डिक्लेरेशन में 1:30 बजे की घटना बताई जाती है। इसी के साथ साथ डॉक्टर के बयान में यह भी आता है कि डाइंग डिक्लेरेशन से पहले उसको पेन किलर का इंजेक्शन दिया गया था। यह तो केस के फैक्ट थे और प्रोसिक्यूशन का वर्जन था। डिफेंस का जो वर्जन था, ससुराल पक्ष के द्वारा यह कहा जाता है कि ये महिला गांव में नहीं रहना चाहती थी। पति के द्वारा कहा जाता है कि मैं चाहता था कि ये गांव में रहे और मेरे माता पिता की देख रेख करे, लेकिन मेरी पत्नी, चूंकि गांव का घर छोटा था, वहाँ सुविधाएं नहीं थीं जो कि शहरों में सुविधाएं होती हैं, इसलिए ये गांव नहीं जाना चाहती थी। बहुत सेंसिटिव थी, भावनात्मक थी, इस बात को लेकर के ये तनाव में थी, डिप्रेशन में थी, और उसी डिप्रेशन में उसने सुसाइड कर लिया। यह डिफेंस लिया जाता है ससुराल पक्ष के द्वारा। और यह भी कहा जाता है कि चूंकि डॉक्टर ने कहा है कि डाइंग डिक्लेरेशन से पहले पेन किलर का इंजेक्शन दिया गया था, ऐसी स्थिति में उसकी मेंटल स्थिति अच्छी नहीं थी, तो डाइंग डिक्लेरेशन जब नोट किया गया तब वो सोचने समझने की स्थिति में नहीं थी और 98% जल चुकी थी। और सुप्रीम कोर्ट को यह बात पिंच करती है। और इन सारी बातों को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ये नतीजे पर पहुंचता है कि ऐसी स्थिति में जबकि महिला 98% आग से जल चुकी हो, डाइंग डिक्लेरेशन के पहले उसको पेन किलर का इंजेक्शन दिया गया हो, ऐसी स्थिति में उसकी दिमागी स्थिति इस लायक नहीं होगी कि वो अपनी इच्छा से और होशो हवास में बयान दे सके। लिहाजा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डाइंग डिक्लेरेशन को नहीं मानता। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात कही जाती है हाई कोर्ट के लिए कि हाई कोर्ट ने इस तथ्य को भी नज़रअंदाज किया कि जो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि किसी भी आरोपी को जब तक कि दोष सिद्ध ना हो जाए तब तक उसको दोषी नहीं माना जा सकता, इस प्रिंसिपल की भी अनदेखी की हाई कोर्ट ने। और इस केस में तो डबल प्रिजम्पशन था अभियुक्त के लिए। एक तो यह प्रिजम्पशन था कि जब तक किसी आरोपी को दोषी करार ना दे दिया जाए तब तक वो निर्दोष है, और दूसरा यह प्रिजम्पशन था कि ट्रायल कोर्ट के द्वारा उसको निर्दोष साबित किया जा चुका था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो महत्वपूर्ण प्रिंसिपल लेट डाउन किए जाते हैं, ट्रायल कोर्ट में प्रोड्यूस हुई सारी एविडेंस को देखने के बाद ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचता है कि दो व्यू पॉसिबल हैं। एक दृष्टिकोण कहता है कि अभियुक्त को छोड़ दिया जाए और एक दृष्टिकोण कहता है कि सजा कर दी जाए। ऐसी स्थिति में कोर्ट को अभियुक्त के फेवर वाला दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। दोस्तों, इस तरीके के प्रिंसिपल कैटेगोरिकल कई जजमेंट्स में आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह बात कैटेगोरिकली कही जा रही है, कंसिस्टेंटली यह बात कही जा रही है कि जहां दो व्यू पॉसिबल हैं तो अभियुक्त के फेवर का व्यू एडॉप्ट करना चाहिए कोर्टों को। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट डाइंग डिक्लेरेशन को विश्वसनीय नहीं मानता। सुप्रीम कोर्ट यह पाता है मृतक महिला की दिमाग की स्थिति डाइंग डिक्लेरेशन देने लायक नहीं थी, सोचने समझने लायक नहीं थी, लिहाजा यह डाउटफुल है। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट के फैसले को सेट असाइड कर दिया जाता है और फिर से ट्रायल कोर्ट के फैसले को रिस्टोर कर दिया जाता है। फाइनली सभी मुलजिमों को दोष मुक्त कर दिया जाता है। दोस्तों, तो यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।